एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन एक न्यू टॉपिक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था डब्ल्यूटीओ के बारे में, और थोड़ा बहुत उस वीडियो में हम लोगों ने गाट के भी बारे में पढ़ा था, क्योंकि जो गाट है वो प्रीडिसर है किसका, डब्ल्यूटीओ का, और डब्ल्यूटीओ क्या है, सक्सेसर है किसका, गाट का। तो बोथ द टर्म्स क्या है, को रिलेटेड है, एक पहले हुआ एक बाद में हुआ ऐसा करके। तो गाट जब एंड हुआ तो गाट का जगह कौन किसने लिया, डब्ल्यूटीओ, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। तो आखिर क्या लूप होल्स पाए गए, क्या फ्लॉज पाए गए गाट में, जिसके कारण हम लोगों को डब्ल्यूटीओ को लाना पड़ा। तो आज का जो वीडियो है वो हम लोग इस पर गाट पर बनाएंगे और कवर करेंगे कि इसको क्यों लाया गया, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया, इसका मेन पर्पस क्या था, इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, इसके जो राउंड्स हुए थे, 7-8 राउंड जो इस पर हुए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोगों ने कुछ मेनली जो राउंड्स है, जैसे टोक्यो राउंड हो गया, कैनेडी राउंड हो गया, डिलन राउंड हो गया, फिर इसके बाद एक डंकल ड्राफ्ट बोल के आया था, फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि आज का वीडियो ओवरऑल बहुत मतलब यूज़फुल होने वाला है आप लोगों के लिए, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। गाट का जो फुल फॉर्म है वो है क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। सी नाम से ही पता चल रहा है कि इट्स एन एग्रीमेंट। और जब हम लोगों ने डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ा था तो इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और गाट क्या है, एक एग्रीमेंट है। और किस पर है, टैरिफ पर और ट्रेड के लिए। यानी कि इसका जो मेन फोकस जो है वो टैरिफ को कर्टेल करने के लिए और ट्रेड को एनहांस करने के लिए है अमंग द कंट्रीज़ में। ये क्या है, लीगल एग्रीमेंट है, किसके बीच में, बिटवीन मेनी कंट्रीज़ के बीच में। इट्स एन लीगल एग्रीमेंट। इसका जो पर्पस है, इसका ओवरऑल पर्पस की बात करूँ तो ये क्या प्रमोट करता है, ये इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है। अभी हमने बोला किसके थ्रू, रिड्यूस करके या फिर एलिमिनेट करके, क्या, ट्रेड बैरियर्स में उसको क्या रिड्यूस करता है, वो टैरिफ को रिड्यूस करता है, और किसको एनहांस करता है, ट्रेड को एनहांस करता है, कौन, गाट। ये ठीक। अब ऑब्जेक्टिव्स अगर देखा जाए, गाट के ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो गाट का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गाट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गाट की बात करूं तो इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, रेज करना, क्या, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करना, बढ़ाना। ये इसका पहला मोटो है, यानी कि पर्पस और ऑब्जेक्टिव जो भी बोलना है। दूसरा इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है एंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट, एंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट। एंड large and steady growing volume of real income। सी रियल इनकम की बात किया, एब्सोल्यूट नहीं, रियल इनकम एंड इफेक्टिव डिमांड। और इफेक्टिव डिमांड की बात कौन करते हैं, केन्स, जेम केन्स ने इफेक्टिव डिमांड की बात करी थी। थर्ड, इसका जो थर्ड मोटो है या फिर थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, डेवलपिंग फुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। किसको यूज़ करना, रिसोर्सेज को। जो थर्ड है वो है डेवलपिंग full use of resources of the world। इसका जो नेक्स्ट है, इसके तहत जो इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आएगा वो आएगा एक्सपांशन ऑफ प्रोडक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। वाकई भाई इसका तो नाम ही है कि एनहांसमेंट ऑफ ट्रेड। जो फोर्थ है, एक्सपांशन ऑफ प्रोडक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। और इसका जो लास्ट है बट नॉट द लिस्ट, वो क्या,
प्रोवाइड एमिनिकेबल सॉल्यूशंस टू डिस्प्यूट रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। अब इतने सारे कंट्रीज जो आपस में शिरकत करेगी तो नो डाउट आपस में भेदभाव हो सकते हैं विचारों को रखने में या फिर अपने भाव बताने में। तो हम लोग देखते हैं कि जब बहुत सारे कंट्रीज़ एक साथ शिरकत करते हैं तो कुछ डिस्प्यूट होता रहता है। इसका काम है उस डिस्प्यूट का एक एप्लीकेबल और एमिनिकेबल सोल्यूशन निकालना, ताकि वो जो डिस्प्यूट है वो ख़त्म कर सके और फिर से इंटरनेशनल ट्रेड क्या हो सके, एनहांस हो सके। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड amicable solution to dispute related to trade। ये तो हुआ इसका ऑब्जेक्टिव। अब जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोगों को राउंड्स भी डिस्कस करने हैं, तो थोड़ा सा राउंड्स भी देख लेते हैं। गार्ड के तहत क्या क्या राउंड्स आए थे, कितने राउंड्स मेन थे, अभी और भी राउंड्स हो सकते हैं क्योंकि गार्ड अब डिसॉल्व हो चुका है। तो क्या था राउंड्स में, तो एक टॉपिक डाल लेते हैं गार्ड राउंड करके। गार्ड राउंड्स ऐसा करके डाल लेते हैं। तो जो बिटवीन जो ईयर था 1947 एंड 1995 देयर वेयर 8 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़। यानी कि जितने भी जो टाइम पीरियड था 1947 से लेकर 1995 तक, क्योंकि इसके बाद तो WTO आ गया था, ये जो टाइम पीरियड था इसके बीच में 8 राउंड्स हुए थे। और ये 8 राउंड्स किसके बीच में हुए थे, जो भी नेगोशिएशंस कंट्रीज़ थे यानी कि जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उस समय, उनके बीच में ये 8 राउंड्स हुए थे। तो इसमें जो फर्स्ट 6 राउंड थे ना, फर्स्ट 6 राउंड वो मेनली किस पर फोकस थे कि कर्टेल करना है किसको, ट्रेड को क्या करना है, कर्टेल ट्रेड और सॉरी टैरिफ को क्या करना है, कर्टेल करना है। 6 राउंड में मोस्टली जो फर्स्ट 6 राउंड हुए उनका मेन फोकस था क्या था, कर्टेल करना टैरिफ रेट्स को। और जो 7 था यानी कि इसके जो 7 था, 7th राउंड included the non-tariff obstacles। ये 7th राउंड में ऐड हुआ, नॉन टैरिफ ऑब्स्टेकल्स। और इसका जो नेक्स्ट है यानी कि जो 8वां राउंड है जो कि हम लोगों ने पढ़ा, थोड़ा सा स्पेस और ले लेते हैं। द 8th राउंड वॉज एंटायरली डिफरेंट। जो 8th राउंड था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था फ्रॉम द प्रीवियस राउंड्स। जितने भी अब तक के राउंड्स हो चुके थे उन सबसे ये क्या था, डिफरेंट था। क्यों डिफरेंट था, क्योंकि इसने इंक्लूड किया था नंबर ऑफ न्यू सब्जेक्ट्स। बहुत सारे इसने इसके अंदर यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ऐड हुए थे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ऐड ऑन हुए थे। जैसे कि हम लोग इसको 8 राउंड को, और हम लोग 8 राउंड को कैसे जानते हैं, उरुग्वे राउंड के बारे, उरुग्वे राउंड को मतलब नाम से भी जाना जाता है कि अगर उरुग्वे राउंड से क्वेश्चन पूछा तो समझ जाना वो 8 राउंड के बारे में पूछ रहा है, गार्ड का 8 राउंड पूछ रहा है वो। तो इसका नाम क्या है, ऑल्सो नोन एज, ऐसा भी लिख सकते हैं एज उरुग्वे राउंड, उरुग्वे राउंड ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। और ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल राउंड था जो राउंड 8 था। 8 राउंड्स हुए थे जिसमें से 6 राउंड सिर्फ टैरिफ रेट को कर्टेल करने के बारे में था। जो 7 था उसने इंक्लूड किया था नॉन टैरिफ ऑब्स्टेकल्स को। और जो 8 राउंड था जिसको उरुग्वे राउंड के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐड ऑन किए थे, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल था। और जो डिस्कशन था मतलब इसके राउंड का जो डिस्कशन था वो किसको जन्म दिया था, वो जन्म दिया था WTO को। यानी कि इसका एंड जब हुआ तब तक WTO का बर्थ स्टार्ट हो गया। दैट्स व्हाई ये इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा और स्पेस ले लेते हैं और स्पेस लेके थोड़ा सा राउंड के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन सा राउंड कब हुआ था, कैसे हुआ था, वेन्यू कहाँ था, ईयर कौन से थे, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इससे आप लोगों को क्या इजी हो जाएगा, थोड़ा सा अगर कोई नोट्स बना रहा है तो वो नोट्स इजीली बना सकता है। किसके ऊपर, गार्ड के ऊपर। तो वेन्यू लिख लिया हमने,
अब फर्स्ट राउंड हुआ 1947 में, और ये कहाँ हुआ? जेनेवा में हुआ। जेनेवा कहाँ? स्विट्ज़रलैंड। जो सेकंड राउंड हुआ वो कहाँ हुआ? वो कब हुआ? 1947 में, सॉरी 49 में हुआ, और ये कहाँ हुआ? एनएसी फ्रांस में हुआ था ये राउंड। थर्ड राउंड इन द ईयर 1950 1951 का जो टाइम पीरियड था उस समय थर्ड राउंड हुआ था, और ये हुआ था टॉर्के, इंग्लैंड में। इसका जो फोर्थ राउंड था वो हुआ 1956 में, और ये कहाँ हुआ? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ? फिर से अगेन स्विट्ज़रलैंड। जो फिफ्थ राउंड हुआ, फिफ्थ राउंड टाइम पीरियड 1961 कहाँ हुआ? अगेन जेनेवा। जो सिक्स राउंड है और फिफ्थ राउंड को हम लोग डिलन राउंड के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज डिलन राउंड। ठीक, जो सिक्स्थ है उसको हम लोग कैनेडी राउंड के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड था वो 1964 से लेकर 67 तक था, और ये भी कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। राउंड नंबर 7 जो फेमस हुआ किसके नाम से? टोक्यो राउंड। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। फिफ्थ राउंड, डिलन राउंड, सिक्स्थ राउंड, कैनेडी राउंड, सेवेंथ राउंड, टोक्यो राउंड। इस बार के भी जो यूजीसी एनटीए नेट का एग्ज़ाम हुआ था, इस बार भी उन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये वाला जो राउंड्स के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। जो भी उस एग्ज़ाम को दिया होगा उन लोगों को मालूम होगा कि इस पर क्वेश्चन आए थे। तो जो टोक्यो राउंड है वो क्या है? उनका जो ईयर है वो है 1973 से 79 तक, और ये कहाँ हुआ? ये भी कहाँ हुआ? जेनेवा में हुआ। और जो लास्ट राउंड है, एट्थ राउंड, क्योंकि हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, एट्थ राउंड हम लोग पहले से भी जानते हैं कि एट्थ राउंड नोन एज उरुग्वे राउंड। और इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1986 एंड 1903। पुंता देल एस्ते, बिगनिंग इन उरुग्वे एंड क्लोजिंग एट जेनेवा। ये स्टार्ट कहाँ पर हुआ? स्टार्ट हुआ उरुग्वे में, और इसका जो क्लोजिंग था एंड क्लोजिंग, जो क्लोजिंग हुआ वो हुआ एट जेनेवा में। दिस इज़ ऑल अबाउट द राउंड्स ऑफ गार्ड, जो कि गार्ड के अंडर राउंड्स हुए थे। 8 राउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट राउंड्स थे। उरुग्वे राउंड के एंडिंग होते होते किसका जन्म हो गया? WTO का जन्म हुआ। अब जैसा कि मैंने बोला था, इसमें एक डंकल ड्राफ्ट और डंकल प्रपोजल भी था, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। कंट्रोवर्शियल क्यों था जो 8th राउंड था? तो एक डंकल ड्राफ्ट बोल के, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं, मे बी कॉलेज लेवल पे क्वेश्चंस फ्रेम हो जाए डंकल ड्राफ्ट से या फिर प्रपोजल से। डंकल प्रपोजल, और यू कैन राइट ड्राफ्ट ऑल्सो। तो इस पर क्या था? तो इस पर यह था कि द 8th राउंड गार्ड पॉपुलरली नोन एज उरुग्वे राउंड, जैसा कि हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं, और ये स्टार्ट हुआ था 1986 में, सितंबर में स्टार्ट हुआ था। हम लोग अभी ये प्रपोजल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें जो कि कंट्रोवर्शियल था। हम लोगों ने पढ़ा कि उरुग्वे राउंड बहुत कंट्रोवर्शियल था। उसका टाइम पीरियड 1986 में था, सितंबर में स्टार्ट हुआ था। द नेगोशिएशंस वेर एक्सपेक्टेड टू बी कंक्लूडेड इन 4 years। जो नेगोशिएशन था वो कंक्लूड करने में क्या था? 4 years के लिए था। लेकिन ऑन द अकाउंट ऑफ डिफरेंसेस अमंग पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़, लेकिन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ में इतने सारे डिफरेंसेस देखने को मिले, ऑन सर्टेन क्रिटिकल एरियाज अग्रीमेंट कुडंट बी रीच्ड। तो जो टाइम पीरियड था 4 years का, उस 4 years में वो जो अग्रीमेंट था वो पूरा ही नहीं हो पाया, क्योंकि जो कंट्रीज़ थी आपस में उनमें बहुत सारे कन्फ्लिक्शंस थे, बहुत सारे डिफरेंसेस थे। टू
To remove this deadlock, Mr. Arthur Dunkel, Director General of GATT, compiled a very detailed document popularly known as Dunkel Proposal or Draft. This proposal culminated into a final act on December 15, 1993 और उनके थ्रू ये वाला ड्राफ्ट दिया गया था, नेमली मिस्टर आर्थर डंकल, राइट। और इंडिया साइन किया इस प्रपोजल को अप्रैल 15 में इन द ईयर 1994। ऑल 124 मेंबर कंट्रीज साइंड ऑन दिस एग्रीमेंट, और जितने भी 124 कंट्रियाँ थी जो मेंबर कंट्रीज थी उन्होंने सब ने इसको साइन किया। डिफेक्ट्स ऑफ गार्ड, तो फिर इसको रिमूव क्यों किया गया, इसके जगह पे WTO को लाया क्यों गया, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बस थोड़ा सा बुलेट्स पॉइंट में ही डिस्कस करेंगे इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का। जो डिफेक्ट्स ऑफ गार्ड है, डिफेक्ट्स ऑफ गार्ड, भाई हम लोगों ने किसी को रिप्लेस किया तो क्यों किया, उसका पीछे कुछ तो रीज़न होगा ना। तो जो पहला रीज़न है वो है नो एनफोर्समेंट अथॉरिटी, कोई एनफोर्समेंट अथॉरिटी नहीं था। दूसरा इसका प्रॉब्लम था प्रॉब्लम इन फॉर्मेशन ऑफ जनरल रूल्स। थर्ड इसका जो फ्लॉज था वो था लेस बेनिफिट फॉर द LDCs विच इज़ स्टैंड फॉर लो डेवलप कंट्रीज़, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट नहीं था। और इसका जो लास्ट और थर्ड जो पॉइंट है वो है लेस्ट बेनिफिट, जैसे कि LDCs पड़ा, और लास्ट है क्वांटिटिव ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो ट्रेड को वो क्वांटिटी के थ्रू रिस्ट्रिक्ट, जैसे कोटा वगैरह हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने अब इसके तहत बहुत सारे पढ़े भी थे कि कोटा के तहत हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट को कर्टेल कर लेते हैं। कंपाउंड टैरिफ पढ़ा था हम लोगों ने, हमने स्पेसिफिक टैरिफ पढ़ा था, हमने एड वलरम टैरिफ पढ़ा था। ये लोग क्या करते हैं फिर क्वांटिटेटिव ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस कर देते हैं, जिसके कारण हम लोगों को इसको रिप्लेस करना पड़ा। और इसको रिप्लेस करके हम लोगों ने किसका अभ्युदय किया, WTO का, जो कि 1995 में आया था, इन जन के फर्स्ट जन में आया। ये हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गार्ड के बारे में। और भी डिटेल्स में अगर किसी को भी जानना है तो कमेंट के थ्रू बता सकता है। होपफुली यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।